हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। दिस इज सिया वर्मा। आप लोगों की कमेंट्स और सजेशन पढ़कर मैंने ट्राई किया है खुद को इम्प्रूव करने का। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट क्रूज शिप मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया? इंडिया की फर्स्ट क्रूज शिप मैन्युफैक्चर पूछ रहा है। फर्स्ट है गंगा विलास। ठीक है, ये पता था। क्रूज शिप है गंगा विलास जो कि चली है यूपी के वाराणसी से आसाम के डिब्रूगढ़ तक। ठीक है, क्रूज मीन्स क्रूज शिप की बात हो रही है, इसका मतलब होता है ओशन ट्रिप, यानी ऐसे शिप जिसका बनी है ओशन ट्रिप के लिए। तो इंडिया की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ओशन ट्रिप है, जो कि सबसे लॉन्गेस्ट कौन सी है? क्रूज शिप गंगा विलास है, उत्तर प्रदेश से असम के डिब्रूगढ़ तक। लॉन्गेस्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये दर्ज हुई है, एमवी गंगा विलास। ठीक है, ये तो हो गई क्वेश्चन। इसके स्टैटिक पार्ट की अपन बात करते हैं तो गंगा विलास की मैन्युफैक्चरिंग किसने करी है? तो एक्चुअल में गंगा विलास की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो करी है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स ने। ठीक है, जो कहाँ की है? कोलकाता की है। ये वही है जिसने बनाया था आईएनएस किल्टन। आईएनएस किल्टन को बनाने वाला था कौन? गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड एनर्जी लिमिटेड, उसने ही बनाया है गंगा विलास को। कोलकाता की इंडियन शिप बिल्डर है ये। अब बात करते हैं इससे एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन हम कवर कर सकते हैं वो है मेजर इंडियन शिप बिल्डर्स। ये पार्ट करेंगे हम इसमें। तो देखिए, इंडिया की हिस्ट्री में टोटल अभी तक जितने रहे हैं उसमें सबसे फर्स्ट अपन बात करें तो कोचिन शिपयार्ड की बात कर लेते हैं। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, जो कहाँ की है? केरल की है। ये अभी नाम में थी, क्यों थी नाम में? क्योंकि इसने बनाया था आईएनएस विक्रांत। और आईएनएस विक्रांत क्या है? पहला इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर है किसका? इंडिया का, आईएनएस विक्रांत। ठीक है, सेकंड की हमने बात कर ही ली, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स, जिसने बनाया था आईएनएस किल्टन और कहा की है? कोलकाता की। अगर और बात करें तो एक हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड है, ये इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट शिपयार्ड बिल्डर है। ठीक है, शिप बिल्डर से। और कहाँ पर ये? विशाखापट्टनम में है। विशाखापट्टनम यानी आंध्र प्रदेश। और यहीं से एक फैक्ट कि आंध्र प्रदेश की न्यू कैपिटल है अब विशाखापट्टनम। पहले कौन थी? हैदराबाद थी, अब हो चुकी है विशाखापट्टनम। इसने कोई बनाया था तो हाँ, इसने जो बनाया है वो है आईएनएस अरिहंत। आईएनएस अरिहंत का मैन्युफैक्चरिंग किसने किया था? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने। एक बात कर लेते हैं अपन, लार्सन एंड टुब्रू। ये भी मैन्युफैक्चरर है किसका? इंडिया का ही है। कहाँ पर है? मुंबई है। और अभी ये न्यूज में भी रहा था, कब? फरवरी में। क्यों रहा था? क्योंकि इसने बनाया था द अहमद बिन अली स्टेडियम। कुछ क्लिक हो रहा है? अहमद बिन अली स्टेडियम। क्यों सुर्खियों में रहा था अहमद बिन अली स्टेडियम? क्योंकि यहाँ पर हुआ था फीफा 2020। और कहाँ पर है फीफा 2020? कतर। ठीक है, कतर में हुआ था, जिसकी कैपिटल दोहा है। अहमद बिन अली स्टेडियम को बनाया था इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लार्सन एंड टुब्रू। ठीक है, ये एक मेजर शिप बिल्डर है। और बात करें तो एक मुंबई में है, उसकी भी काफी क्वेश्चंस रहते हैं करंट अफेयर्स में। कौन सा है? उसका नाम है मंझगांव डॉक शिप बिल्डर्स। एक मंझगांव है जो कहाँ का है? मुंबई का है। इसके अलावा और बात करें तो एक एबीजी शिप यार्ड लिमिटेड है, जो कहाँ का है? गुजरात का है। गुजरात में वैसे एक ये भी है, एबीजी भी है। और इसके अलावा गुजरात में एक आपको मिलाएगा, रिलायंस नवल एंड एनर्जी लिमिटेड। ये भी इंडियन शिप बिल्डर्स है। अच्छा, अब ये मैंने आपको इम्पोर्टेंट इसके जो अलग क्वेश्चन कवर हो सकते हैं मैंने बता दिया है। अब इसी से रिलेटेड अपन कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, देखते हैं आपको कितना क्लिक हुआ है। क्वेश्चन है यहाँ पर, विच इंडियन शिपयार्ड बिल्ड इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर? मैंने अभी बताया था कि फर्स्ट इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट यानी आईएनएस विक्रांत किसने बनाया है? आईएनएस विक्रांत को इसको बनाया है कोचिन ने, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने। ठीक है, नेक्स्ट है, विच बिल्डर कंस्ट्रक्टेड इंडियाज एंटी सबमरीन वॉरफेयर कॉवर्ट? एंटी सबमरीन को बनाने वाला शिप बिल्डर का नाम पूछ रहा है, ये जो किसने बनाया है? कोलकाता बेस्ड है, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स। ठीक है, विच शिपयार्ड कंस्ट्रक्टेड इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर पावर सबमरीन? तो फर्स्ट इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर पावर है तो वो है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। मैंने इसके लिए अभी एक फैक्ट बताया था कि ये है ओल्डेस्ट शिपयार्ड मैन्युफैक्चरर ऑफ इंडिया, एंड विच इज द ओल्डेस्ट? हिंदुस्तान शिपयार्ड। ठीक है, विच इंडियन शिपयार्ड इज नोन फॉर बिल्डिंग इंडिया फर्स्ट फ्रिगेट? ये बनाया था गार्डन रिच, कहाँ का है? कोलकाता का है। इंडिया फर्स्ट मिसाइल बोट, ये भी गार्डन रिच ने बनाया था।
शिपयार्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बिल्डिंग इंडियाज फर्स्ट ओशनोग्राफिक रिसर्च वेसल। सो ये भी है गोवा शिपयार्ड। ठीक है, ये गोवा शिपयार्ड है। ठीक है, जो कहाँ पर है, वास्को डिगामा में। गोवा के वास्को डिगामा में आपको देखने को मिलेगा गोवा शिपयार्ड, जिसने बनाया था इंडिया का फर्स्ट ओशनोग्राफिक रिसर्च। ठीक है, ये एक क्वेश्चन आपका कवर हो जाता है इस टॉपिक से। एंड विच शिपयार्ड बिल्ट इंडिया स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन। स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन की बात हो रही है यहाँ पे, ये बनाया है महाराष्ट्र वेस्ट मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने। ठीक है, एंड विच शिप बिल्डर है कंस्ट्रक्टेड ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स एंड फास्ट अटैक क्राफ्ट फॉर इंडियन नेवी। सो इंडियन नेवी के लिए बनाया था, किसने बनाया था? भारतीय डिफेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने। ये कहाँ की है? ये भी कहाँ की है? मुंबई की, यानी महाराष्ट्र की है ये। ठीक है, एंड हु बाइल्ड द गंगा विलास शिप। सो आज का जो क्वेश्चन था उसका ये वाला हो जाएगा, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर लिमिटेड, जो कहाँ का है? कोलकाता का है। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। सो जितनी भी मेजर शिप बिल्डर्स है ऑलमोस्ट सारे आ चुके हैं, और स्टैटिक उसका पार्ट भी कवर हो गया है। ठीक है, आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द टेक्नोटेक्स 2023 इवेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। सो यहाँ पे बात हो रही है होस्ट सिटी की, और किसको होस्ट करना गया है? टेक्नोटेक्स 23। और किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने किया है। तो कौन रहा था होस्ट इसका? तो इसका होस्ट रहा है मुंबई। ठीक है, मुंबई ने होस्ट किया है इसको। एक फ्लैगशिप इवेंट है ये। कौन सा एडिशन है इसका? सो इसका ये इस बार 10th एडिशन था। इससे पहले इसके 9 एडिशन एकदम डन हो चुके हैं। और कब से स्टार्ट हुआ था? 2011 से स्टार्ट हुआ था। मेन क्या काम करता है ये? प्रमोट करता है स्पेशलाइज्ड टेक्सटाइल्स को। सो बेसिकली इसका एम है प्रमोट करना, किसको? स्पेशलाइज्ड टेक्सटाइल्स को। ठीक है, अब बात हो रही है यहाँ पे किसने इसको होस्ट किया है, मतलब किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल का टेक्नोटेक्स 2023। सो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, जिसके मिनिस्टर कौन है? पीयूष गोयल है। और इस इवेंट को होस्ट किया गया मुंबई में। कोलाबोरेशन पार्टनर कौन था? सो कोलाबोरेशन किया गया था किसके साथ? फिक्की के साथ। फिक्की यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर। कब आया था फिक्की? 1927 में एग्जिस्टेंस में आया था, और इसके जो चेयरपर्सन है उनका नाम ध्यान रख लेना, उदय शंकर। ये इनके चेयरपर्सन रहे हैं। सो 10th एडिशन था टेक्नोटेक्स 23, कहाँ पर हुआ? मुंबई। ये आप ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं। So next question है, which city is the host of the International Engineering and Technology Fair 23? तो किस सिटी ने होस्ट किया है इंटरनेशनल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी फेयर 23? तो इसको होस्ट किया है न्यू दिल्ली ने। इसकी एडिशन की बात करें तो इसका 25th एडिशन था। बेसिकली क्या करा इसने? इसने किया है 11 एरिया ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को कवर किया है, यानी 11 एरिया जो करते हैं टेक्नोलॉजी से वर्क, उन सबको कवर करने वाला इंटरनेशनल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी फेयर है। एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म हो गया टुगेदरनेस के लिए, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के पीपल्स के लिए। तो इसका 25th एडिशन था। न्यू दिल्ली की बात हो रही है, काफी ज्यादा होस्ट कर रहा है न्यू दिल्ली। लेट्स सी क्या क्या कर रहा है होस्ट। तो अभी हुआ था एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप, कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट, न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली, और हाल ही में जो न्यू दिल्ली का इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन है सेंटर, यानी न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर, उसका नाम चेंज हो गया है। उसका नाम क्या हो गया है? इंडिया इंटरनेशनल। ठीक है, और इसके जो हेड है उनका नाम ध्यान रखना, हेमंत गुप्ता। इनकी अपॉइंटमेंट हुई थी, हेमंत गुप्ता। इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन, ठीक है, उसके हेड है। और न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन का नाम चेंज होकर इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन हुआ है। और एक टर्म थी न्यू दिल्ली एसोसिएशन। ठीक है, ये किससे रिलेटेड है? सो ये रिलेटेड है ब्रिक्स से, ऑर्गेनाइजेशन। सो आप सिंपल से ध्यान रखिए, इंटरनेशनल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी फेयर कहाँ पर हुआ है? न्यू दिल्ली में हुआ। आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल जन अभियान वाज रिसेंटली इनोग्रेटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? सो जल जन अभियान ये कहाँ पर हुआ था इसका इनोग्रेशन? सो इसका इनोग्रेशन हुआ है हाल ही में, राजस्थान में हुआ है। जल जन अभियान यानी इससे जो माइंड में सबसे पहली थिंग क्लिक होती है वो है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। सो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है जिसके यूनियन मिनिस्टर कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत है। राजस्थान में हुआ है जल जन अभियान, तो किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। और प्लस किया है इसको ब्रह्मा कुमारी ऑर्गेनाइजेशन ने। कहाँ पर है ब्रह्मा कुमारी ऑर्गेनाइजेशन? तो राजस्थान के माउंट आबू में देखने को मिलेगा ये आपको।
क्या एम था जल जन अभियान का? सिंपल सा नाम से ही मालूम चल रहा है, कंजर्वेशन ऑफ वाटर, यानी वाटर की कंजर्वेशन के लिए ये इवेंट था। इससे ही आपको एक याद होगा 2014 में आई थी नमामि गंगे, जिसको हाल ही में इंक्लूड किया गया था टॉप 10 रिजर्वेशन साइट्स में किसकी, यूएन की। और इसलिए जो नमामि गंगा के चेयरपर्सन थे जी अशोक, उनको मिला था अवार्ड। ठीक है, एक ये चीज यहाँ से लास्ट टाइम अपन ने कवर की थी। और इसी के साथ वर्ल्ड वाटर डे हम मनाते हैं 22 मार्च को एवरी ईयर। ठीक है, आगे बढ़ते। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवच 2023 इज अ नेशनल लेवल हैकाथॉन ऑर्गेनाइज्ड बाय विच यूनियन मिनिस्ट्री? सो किस यूनियन मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज किया कवच 23 को? सो ये किया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जिसके जो यूनियन मिनिस्टर है वो कौन है? क्यों ऑर्गेनाइज किया गया ये हैकाथॉन कवच 23? टू फाइंड इनोवेटिव आइडियाज इन टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन टू एड्रेस साइबर सिक्योरिटी चैलेंज। तो साइबर सिक्योरिटी चैलेंज को एड्रेस करने के लिए, इनोवेटिव आइडिया एंड टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए ये हैकाथॉन नेशनल लेवल पे चलाई जाती है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर। अच्छा, बार बार हम यूनियन मिनिस्टर्स की बात करते हैं, कभी किसी यूनियन मिनिस्टर ने वो किया और काफी कंफ्यूजन होता है नेम्स वगैरह में। सो आज हम वो डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो 17th लोकसभा थी, मैंने कल आपको बताया था। टोटल मेंबर्स पहले 545 थे, लेकिन 2019 में जो दो एंग्लो इंडियन का था वो रिमूव हो चुका था, और प्रेजेंटली 543 मेंबर्स है। ठीक है, अब वो लोकसभा 17th लोकसभा है, ओम बिरला स्पीकर है। अब बात करते हैं यहाँ पर जो मिनिस्टर्स वगैरह है उनकी हम बात कर लेते हैं। तो 29 तो यहाँ पर टोटल क्या है, कैबिनेट मिनिस्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। दो यहाँ पर है मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज के, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज के, और 47 आपको मिलेंगे मिनिस्टर ऑफ स्टेट। कुछ जो मेन इंपॉर्टेंट कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं जो बार बार हमें करंट अफेयर्स में देखने को मिलते हैं, उनके नाम की हम बात कर लेते हैं आज। सबसे जो कैबिनेट मिनिस्टर यानी फर्स्ट अगर हम बोले तो पीएम मोदी है। उनके पास कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज है? सो उनके पास जो मिनिस्ट्रीज है वो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन है, यानी पेंशन मिनिस्ट्री किसके पास है? मोदी जी के पास है। एटॉमिक एनर्जी, वो भी किसके पास है? मोदी जी के पास है। एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, ठीक है, ये भी मोदी जी के पास है। तो टोटली पीएम मोदी के पास 3 मिनिस्ट्रीज है, और इसके अलावा आप बोल सकते हैं कि ऐसी मिनिस्ट्रीज जो किसी के पास भी नहीं है, वो भी किसके पास है? पीएम मोदी के पास। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें तो श्री राजनाथ सिंह जी, उनके पास मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है। अमित शाह की हम बात करें तो श्री अमित शाह जी के पास जो मिनिस्ट्रीज है वो होम अफेयर्स की, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। एंड इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन, और कॉपरेशन से अमित शाह जी के पास है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की हम बात करें तो वो किसके पास है? निर्मला सीतारमन के पास है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, प्लस इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी है। इसके अलावा श्री नरेंद्र सिंह तोमर, सो नरेंद्र सिंह तोमर, इनके पास जो मिनिस्ट्री है वो मिनिस्ट्री आपको मिलेगी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर की जो मिनिस्ट्री है किसके पास है? नरेंद्र सिंह तोमर जी के पास है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी बाहरी कार्यों के लिए जो है वो है सुब्रमण्यम जयशंकर है। ठीक है, डॉक्टर एस जयशंकर मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है। इसके अलावा हम बात करें तो अर्जुन मुंडा, उनके पास जो मिनिस्ट्री है वो आपको मिलेगी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। सो ट्राइबल अफेयर्स की किसके पास है? अर्जुन मुंडा के पास है। पीयूष गोयल की हम बात करें, जिनके पास लास्ट था रेलवे का, रोड का, लेकिन अब इनके पास जो पीयूष गोयल जी है उनके पास मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री किसके पास है? पीयूष गोयल जी के पास है। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, सो कंज्यूमर अफेयर की मिनिस्ट्री भी किसके पास है? पीयूष गोयल जी के पास है। एंड द मोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, अभी हमने बात की थी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, वो भी किसके पास है? पीयूष गोयल जी के पास है। आगे अगर हम बात करें तो धर्मेंद्र प्रधान के पास है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, सॉरी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन किनके पास मिलेगी? धर्मेंद्र प्रधान के पास है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। एंड मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये किसके पास है? धर्मेंद्र प्रधान जी के पास है। सो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है ना, ध्यान रखिए, मैंने आई थिंक पहले में मिस्टेक कर दी थी, यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन धर्मेंद्र प्रधान, रमेश पोखरियाल वो रॉन्ग हो गया था, है ना, धर्मेंद्र प्रधान जी के पास है, ये ध्यान रखिएगा। आगे और बात करें तो हम बात करते हैं किनकी? अनुराग ठाकुर की और अश्विनी जी की।
इनके पास, अनुराग ठाकुर जी के पास जो है वो ब्रॉडकास्टिंग की है, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, और अश्विनी जी के पास रेलवे की है एंड आईटी की है। ठीक है, ये ध्यान रखिए। रूरल डेवलपमेंट की हमने बात की थी कल ही, आई थिंक बात की थी रूरल डेवलपमेंट के लिए, इनके लिए मैंने बताया था आपको गिरिराज सिंह है। सो ये कुछ मैंने बात कर ली है। इसके अलावा एक आयुष मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, ये किसके पास है? सर्बानंद सोनोवाल के पास है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ई संजीवनी प्लेटफॉर्म इज एसोसिएटेड विथ विच यूनियन मिनिस्ट्री। सो ई संजीवनी प्लेटफॉर्म ये पूछ रहे किस किस यूनियन मिनिस्ट्री से रिलेटेड है। सो ये है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। सो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इसके जो यूनियन मिनिस्टर है वो कौन है? मनसुख मांडविया। ठीक है, एक यहाँ पर कवर हो गया है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मनसुख मांडविया, इनके पास मिलेगी ई संजीवनी प्लेटफॉर्म। कब स्टार्ट हुआ था ई संजीवनी प्लेटफॉर्म? 2019 में था। क्या काम करता है? प्रोवाइड कराता है ऑनलाइन आउट पेशेंट डॉक्टर बाय सेंटर। सो ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए डॉक्टर प्लेटफॉर्म है ई संजीवनी, जो किसकी है? सेंटर की है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर। मनसुख मांडविया इनके यूनियन मिनिस्टर है। ठीक है, आगे बढ़ते। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है द दिल्ली पुलिस इज अ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी दैट कम्स अंडर द एजेस ऑफ विच यूनियन मिनिस्ट्री। सो किस यूनियन मिनिस्ट्री के अंडर आती है दिल्ली पुलिस? तो ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जिसके यूनियन मिनिस्टर कौन है? अमित शाह है। दिल्ली पुलिस क्या है? एनसीटी है, यानी नेशनल कैपिटल टेरिटरी। एनसीटी को देखती है दिल्ली पुलिस, और इसीलिए हम 16 फरवरी को बनाते हैं दिल्ली पुलिस राइजिंग डे। दिल्ली पुलिस राइजिंग डे बनाते हैं, और अभी जो 2023 में हमने बनाया था 16 फरवरी को, हाल ही में 76 एडिशन था दिल्ली पुलिस राइजिंग डे का। इसके अलावा करंट में जो रिलेटेड रहे पुलिस से वो क्वेश्चन देख लेते। विच कंट्री अबॉलिश मोरालिटी पुलिस नोन एज द गश्त इरशाद और गाइडेंस पेट्रोल। सो गश्त इरशाद और गाइडेंस पेट्रोल किसकी थी? ईरान की थी। एंड विच यूनियन मिनिस्ट्री अवार्ड द स्पेशल ऑपरेशन मेडल टू पुलिस फोर्सेज, आर्म फोर्सेज एंड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंडर ये आते हैं, यानी होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। And what is the name of the online portal launched by the Union Minister for Central Armed Police Force? CAPF के लिए जो पोर्टल था वो कौन सा था? CAPF ई आवास। सो ये क्वेश्चन हाल ही के रहे। आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च द बेस्ट टूरिज्म विलेज कंपटीशन। सो किस यूनियन मिनिस्ट्री ने लॉन्च करी है बेस्ट टूरिज्म विलेज कंपटीशन? सो ये करा है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, जिसके जो यूनियन मिनिस्टर रहेंगे वो है जी किशन रेड्डी। बेस्ट टूरिज्म विलेज, ऑफ कोर्स, तो ये चला गया कंपटीशन विलेज के डेवलपमेंट के लिए, और 3 लेवल पे चलाया गया है, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल। तो जो टॉप विलेज रहेगा वो रहेगा किसके अकॉर्डिंग? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने वाले विलेज, यानी टॉप विलेज जो अचीव करेगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, वो रहेगा बेस्ट टूरिज्म विलेज कंपटीशन का विनर। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंडर आ रहा है ये। ठीक है, अच्छा यहाँ पे बात हो गई है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की। तो अभी तक मैंने आपको बताया था कि 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है। किसने बनाया? यूएन ने। और कब तक कंप्लीट होना है इसको? 2030 तक कंप्लीट होना है। 17 17 17, क्या इन 17 की लिस्टिंग आपको याद है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी एक क्वेश्चन में मुझे एसएससी के किसी क्वेश्चन में प्रीवियस पेपर में मुझे देखने को मिला था कि उसने पूछ लिया था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5 जो है वो बताओ, फिफ्थ गोल कौन सा है ना? तो कुछ गोल्स हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे गोल फर्स्ट है, सो गोल फर्स्ट है वो नो पॉवर्टी से रिलेटेड है, यानी कोई भी गरीब ना रहे, 2030 तक अचीव करना है। सेकंड जो गोल है वो है जीरो हंगर, यानी भूखा कोई ना रहे। सेकंड गोल आता है जीरो हंगर। ठीक है, फर्स्ट गोल है पॉवर्टी का। थर्ड गोल है गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग। फोर्थ गोल है क्वालिटी एजुकेशन। फिफ्थ है जेंडर इक्वालिटी, और ये एसएससी ने पूछा था प्रीवियस में। गोल 6 है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। गोल 7 है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, एंड गोल 8 है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। फिफ्थ आपको याद रहेगा जेंडर इक्वालिटी का है, लैंगिक समानता का है। फर्स्ट नो गरीबी, गरीबी नहीं रहेगी तो भूख भी नहीं रहनी चाहिए, मतलब जीरो भूख। ठीक है, हंगर नहीं होनी चाहिए। नो गरीबी नो हंगर। ठीक है, गरीबी नहीं होगी, हंगर नहीं होगी तो गुड हेल्थ होगी, गुड हेल्थ होगी तो क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी, और फिर जेंडर इक्वालिटी रहेगी, है ना? तो ध्यान रखिए, गरीबी, भूख, गुड हेल्थ बनेगी, एजुकेशन अच्छी मिलेगी, इक्वालिटी रहेगी, देन वाटर एंड सैनिटेशन, अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी एंड डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, तो ये कुछ गोल्स की मैंने बात कर ली है। आगे देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 है H3 रॉकेट विच वॉज सीन इन द न्यूज हैज बीन डेवलप्ड बाय विच कंट्री। सो H3 रॉकेट जो कि खबरों में था, क्यों? क्योंकि इसका भी हुआ था टेस्ट, ट्रायल हुआ था। कहाँ का है ये? सो ये है जापान का है। जापान का किसने बनाया है इसको? जाक्सा ने बनाया है, स्पेस एजेंसी ऑफ जापान। और एक एमएचआई ने बनाया है, एमएचआई यानी मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्री। सो अभी न्यूज में क्यों है? क्योंकि फरवरी में इसने अपना लॉन्च किया था, फर्स्ट लॉन्च किया था H3 रॉकेट को, लेकिन उसको अबॉर्ट कर दिया गया था। अभी अपना नेक्स्ट ट्रायल करेगा मार्च में। ठीक है, तो जापानीज लॉन्च व्हीकल है H3 रॉकेट। आगे देखते हैं। When is the Global Tourism Resilience Day observed every year? So Global Tourism Resilience Day हम हर साल मनाते हैं। कब मनाते हैं? 17 फरवरी को है। यूएन ने स्टार्ट किया था। क्या काम करता है? टूरिज्म रेजिलिज्म को हाईलाइट करने के लिए हम मनाते हैं ग्लोबल टूरिज्म रेजिलियंस डे। और ये थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है। कौन सी थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है? तो वो है टूरिज्म। टोटल अगर जीडीपी में हम देखें तो उसका 10% का रोल है। थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री टूरिज्म। और टूरिज्म रेजिलियंस को हाईलाइट करने के लिए यूएन ने स्टार्ट किया है ग्लोबल टूरिज्म रेजिलियंस डे 17 ऑफ फरवरी को। ठीक है, आज से हम फरवरी की रिवाइज करते हैं डेट्स को। सो ये फरवरी की डेज है, इनको रिवाइज कर लेते। फर्स्ट फरवरी को बनाया इंडियन कोस्ट गार्ड डे। सेकेंड फरवरी को बनाया वर्ल्ड वेटलैंड डे। वेटलैंड डे यानी स्मॉलेस्ट एंड हाईएस्ट, अगर लार्जेस्ट की हम बात करें तो स्मॉलेस्ट है। रेणुका कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। और सबसे बड़ा कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा। कहाँ पर है ये? फोर्थ फरवरी को हमने बनाया वर्ल्ड कैंसर डे बनाया। 10th फरवरी को हमने बनाया वर्ल्ड पल्सेस डे। और इसी के साथ 10th फरवरी को हमने बनाया नेशनल डिवॉर्मिंग डे। 8th फरवरी को हमने बनाया सेफर इंटरनेट डे। 6th फरवरी को बनाया हमने इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। ठीक है, और इसी के साथ ही जो कुछ फेस्टिवल्स रहे थे, काला घोड़ा फेस्टिवल जो महाराष्ट्र का था 5th फरवरी तो 13th फरवरी तक बनाया गया था। और इंटरनेशनल डेवलपमेंट वीक ये चला था 6th फरवरी से 12th फरवरी तक। सो आगे चलते हैं हम आज के क्विज के क्वेश्चन पे। ये है हमारे टुडेज क्विज क्वेश्चन। आप ट्राई कीजिए, आपको आते हैं वेल एंड गुड, नहीं आते हैं देन कंटिन्यूटी प्लीज आप बना के रखिए। धीरे धीरे आपका स्कोर इम्प्रूव होगा। ठीक है, और कमेंट करके इनके आंसर बताइए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आपका कोई भी सजेशन है, इम्प्रूवमेंट है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए। मैं कोशिश करूंगी खुद को इम्प्रूव करते रहने की आगे तक। और मेरी मेहनत पसंद आई है तो प्लीज सेशन को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए और शेयर करना भी ना भूलिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।